नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने जो खूनी खेल खेला, आज हम आपको उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। आपको ग्राउंड जीरो की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन परिवारों का दर्द जिन्होंने इस हमले में अपना बेटा, अपना भाई और अपना पति खोया है। आंसुओं के सैलाब में दर्द की वो कहानी है जिसका कोई अंत नहीं। पति की शहादत की खबर पर पत्नी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा और मासूम बेटी सदमे से बेहोश हो गई। देश के लिए शहीद हो गया। मेरे गांव के समाज के मेरा गौरव है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। बिहार के दरभंगा में शहीद नरेश यादव के घर में परिजनों और गांव वालों का तांता लगा है, लेकिन इनके लिए खुद को संभालना आसान नहीं। शहीद नरेश यादव के कंधे पर 2 बेटे और एक बेटी के साथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये सहारा छिन गया है। जवान बेटे का इस दुनिया से यूं चले जाने का दुख इस मां पर भी पहाड़ की तरह टूटा है। पिता तो अपने आंसुओं को रोके बैठे हैं, लेकिन शहीद जवान सौरभ कुमार की पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। गोद में खेलता हुआ एक छोटा सा बेटा अभी इस तकलीफ को नहीं समझता और इस परिवार का हौसला ये है कि इसे भी मोर्चे पर भेजने की तैयारी है। देश के लिए लड़ेगा, देश के लिए देश के लिए ही लड़ेगा। फौज में अगर मरा होता, विदेशियों ने मारा होता तो और खुशी होती मुझे, लेकिन ये घर में मारा है, घर वालों ने मारा है और क्या कहें। इस पिता को बार बार यही तकलीफ सता रही है कि उसके बेटे को सरहद पार के किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपनों ने ही मार दिया। इस परिवार के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जिस बेटे से जिंदगी की सारी उम्मीदें जुड़ी थी, अब सिर्फ उसकी यादें रह गई हैं। बिहार के आरा में शहीद अभय मिश्रा के घर पर मातमी सन्नाटा है। ढांढस बंधाने पहुंचे लोग भी क्या बोलते। हरियाणा के करनाल के इस परिवार ने भी अपना बेटा खोया है। पिता खाली आंखों से उदास बैठे हैं, लेकिन भाई चाहकर भी आंसू नहीं रोक पा रहा। कौन इस परिवार को दिलासा दे। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद राम मेहर अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। एक चुभता हुआ सवाल सरकार से भी है। सरकार जब मदद देने एक दिन में खत्म कर दे, मतलब छेड़ दे नहीं ना, नहीं न कर दे जवानों ने ऐसे तो जा तो दूसरों ने भेज दे, नहीं मरने लग रहे। अपने देश वालों क्या कहा है कि अगर देश की है तो। जवान बेटे की शहादत के साथ ये सवाल लाजमी है कि सरकार नक्सलियों से निपटने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही। यही सवाल उन सभी परिवारों का है जिन्होंने सुकमा के नक्सली हमले में अपना बेटा, भाई या अपना पति खोया है। हरियाणा के सोनीपत से रहने वाले नरेश कुमार इस हमले में शहीद हुए। इस परिवार ने भी अपना आसरा खो दिया। आज मांग सिर्फ ये है कि सरकार कोई सख्त कदम उठाए।
साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला कैसे हुआ, नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों को कैसे बनाया निशाना। इंडिया न्यूज आज आपको इस पूरे हमले की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा है। सुकमा के शेर की जुबानी सुनिए हमले की पूरी कहानी। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुकमा का यही वो इलाका है जहां नक्सलियों ने सबसे खौफनाक खूनी खेल खेला। ये हमला कैसे हुआ और उस वक्त क्या मंजर था, खुद सुकमा के उस शेर से सुनिए जिसने 4 से 5 नक्सलियों के सीने में गोलियां उतार दी। कैसे हमला हुआ था? सर, आरोपी हमारी लगी हुई थी, सड़क निर्माण का काम चल रहा था हमारा, तो वहाँ पे 300 नक्सलियों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। बाकी हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, हमने बहुत नक्सलियों को मारा है। दरअसल 24 अप्रैल की सुबह 8:30 बजे सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान दुर्गापाल कैंप से रवाना हुए। चिंता गुफा पहुंचने के बाद ये जवान 2 ग्रुप में बट गए। इन्हें इलाके में चल रहे सड़क निर्माण प्रोजेक्ट के लिए रास्ते की कॉम्बिंग का काम सौंपा गया था। इन जवानों को जरा सी भी भनक नहीं थी कि करीब 300 नक्सली यहाँ घात लगाए बैठे हैं। नक्सलियों ने दोपहर करीब 12:25 पर हमले की शुरुआत एक आईईडी ब्लास्ट से की। इसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सूचना यही थी कि हमारे को सड़क का काम कराना है। सीओ साहब की तरफ से आदेश आया था कि हम प्राइवेट लेबर जो हमारे पास में है उसको लेके हम काम करा रहे थे और हमने आरोपी लगाई हुई थी सड़क के चारों तरफ कि इनको नक्सली ना मार दें प्राइवेट लेबर को। तो लगभग 12-1 बजे दोपहर में जवानों के ऊपर नक्सलियों ने मतलब फायरिंग खोल दिया, चारों तरफ से घेरबंदी करके। एम्बुश था, ब्लैक डांगरी में थे सारे नक्सली जो कि मिलिट्री दल के थे। बाकी हमने भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। पहला लगभग 12-1 बजे दोपहर में, लगभग 12-1 का टाइम हो रहा था, तब उन्होंने हमारे ऊपर एम्बुश कर दिया। उस समय से कितने बजे तक आप लोग वहाँ लड़ते रहे? लगभग सर 1.5-2 घंटे फायरिंग चला है, मुठभेड़ हुई है 1.5-2 घंटे। 150 की स्ट्रेंथ थी हमारी, सीआरपीएफ जवान 150 की स्ट्रेंथ थी हमारी। सभी एक साथ चल रहे थे या अलग अलग? अलग अलग थे, 2 फाइल में थे। एक सड़क के लेफ्ट साइड में फाइल थी और एक फाइल थी सड़क के राइट साइड में। तो हमारा जो एनकाउंटर हुआ है डेल्टा कंपनी जो 74 बटालियन की फर्स्ट में थी, तो वो राइट साइड में थी, सड़क के राइट साइड में। वहाँ पे गोलियां चलाई नक्सलियों ने हमारे ऊपर, फिर हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। हमला शुरू होने के कुछ देर बाद महिला नक्सलियों का दल भी कार्रवाई में शामिल हो गया। ये महिला नक्सली 12 मार्च को सीआरपीएफ जवानों से लूटे गए हथियारों से लैस थी। नक्सलियों ने पहले पास के गांव वालों को सीआरपीएफ जवानों की रैकी करने के लिए भेजा और फिर हमला बोल दिया। 300 उसमें महिला नक्सली भी थी, ग्रामीण आदमी भी थे जो कि AK-47 ऑटोमेटिक हथियार थे उनके पास। गाँव वाले भी शामिल है नक्सलियों के बीच में। क्या सुनने में आया है ग्रेनेड से भी हमला? हाँ सर, ग्रेनेड से हमारे ऊपर हमला हुआ है, रॉकेट लॉन्चर जो होता है, और बाकी ऑटोमेटिक जितना SLR है, इंसास हथियार है। चूक का कोई मतलब नहीं, जवानों की कोई चूक नहीं, जवान बहुत एक्स्ट्रा अलर्ट थे। चूक ये हुई है कि नक्सलियों ने एनकाउंटर करने से हमारा पहले, मुठभेड़ करने से पहले, जो गांव वाले लोकल बंदे थे ग्रामीण, उनको हमारे पास भेजा है भैंस चराने के लिए, गाय चराने के लिए, और उन्होंने हमारी पोजीशन जाहिर की है पहले कि कितने बंदे कहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में नक्सलियों ने हमारे ऊपर फायर किया। तो गांव वालों को तो मान नहीं सकते, हम उनके पास वेपन नहीं, हथियार नहीं है, कैसे मार देंगे, मानवाधिकार लागू है। तो जो नक्सलियों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई जवानों के ऊपर, उनको हमने बहुत मारा। ये नक्सली वैसे ही आधुनिक हथियारों से लैस थे जैसे हथियार सीआरपीएफ के जवानों के पास थे, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। जवान शेर मोहम्मद ने खुद 5 से 6 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ काफी जबरदस्त हुई है और नक्सली भी काफी तादाद में मारे गए। 4-5 नक्सली मैं खुद अपने हाथों से गोली मारा हूं मैं। बाकी मेरे जब लग गया सीने में, चेस्ट में गोलियां लगी हैं, तो मेरा ब्लड प्रूफ जैकेट बांधा हुआ तो समय बच गया। बाकी जो जवान हमारे घायल हुए थे, चेस्ट में, बाजू में गोली लगी, उनको उठा के हमने मोबाइल बंकर में डाला, उनको फिर हेलीकॉप्टर से सीधा रायपुर लेकर आए घटनास्थल से। रायपुर से संजय शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
घात लगाकर किए गए हमले में नक्सलियों को सीआरपीएफ के जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जवान शेर मोहम्मद ने घायल होकर गिर जाने तक कई नक्सलियों को मार गिराया। शेर मोहम्मद अस्पताल में है और उनके लिए पूरे देश में दुआ और पूजा का सिलसिला चल रहा है। नक्सली में जहां एक और 25 जवान शहीद हो गए, देश उनके लिए दुआ कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ शेरों की कहानी भी है। जी हां, बुलंदशहर के पास आसिफाबाद में एक ऐसे शेर के घर पर मौजूद हूं जिस शेर ने, नाम भी शेर मोहम्मद है, न सिर्फ 5 नक्सलियों को मारा, साथ ही साथ अपने साथी की मदद करते समय गोली भी खानी पड़ी। फिलहाल ठीक है, उसी गांव में हूं, उसी घर में हूं। उस शेर के घर वालों से ही बात करेंगी। उनकी अम्मा भी हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, शेर मोहम्मद की फोटो आपके पास है, गर्व है कि वो आपका बेटा है? हाँ, मुझे गर्व है, मेरा बेटा है। मेरा बेटा बहादुर है। शेर, नाम तो शेर मोहम्मद है, शेर के काम करे उन्हें, शेर ही है। उसका प्रमोशन होना चाहिए और जितने भी मरे सबके लिए मैं दुआ कर रही हूँ। अल्लाह ताला सबकी मदद होनी चाहिए, सबको देखना भालना चाहिए। बात कब हुई थी शेर मोहम्मद से? आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? परसों हुई थी। कल नहीं हुई। परसों फोन आया था या आपने किया था? ना, यहाँ से फोन नहीं जाता, वहीं से फोन आया था। क्या बात कर रही थी शेर मोहम्मद से? ठीक ठाक बात कर रहा, घबराता नहीं हूँ कभी भी, ठीक ठाक बात करी। कल फोन आया, कल मैं घबरा गई, फोन कैसे न आया। फिर नेट पे आया, पता लगा नेट पे, तो मैं घबरा गई। फिर भाई, उसका भाई दिल्ली रही बड़ा, इसके पास फोन आया। फिर इतने गमगीर ने अब तो ठीक है, शेर मोहम्मद अस्पताल में है, अब आपको सुकून है। 5 नक्सलियों को भी ढेर किया है शेर मोहम्मद। 5 नक्सलियों को ढेर किया है और फिर भी हिम्मत नहीं हार रहा। फिर भी बात वही कर रहा है कि मैंने साले मार दिए। और गम करने की कोई जरूरत नहीं है। देश के ऊपर, अपने देश के ऊपर मैं लड़ रहा हूँ नक्सलियों से। दोबारा लड़ाई हुई है, पहले भी मारे उसने, कल भी। कि सुकमा में इस खूनी खेल की साजिश किसने रची? सीआरपीएफ के मुताबिक नक्सली हमले को लीड करने वाला शख्स है कमांडर हिडमा। हिडमा पीएलजीए बटालियन 1 का कमांडर है और पिछले कई साल से इस इलाके में सक्रिय है। नक्सली कमांडर हिडमा बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहता है और सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में अब तक कामयाब रहा है। इससे पहले भी सुकमा में भेजी में हुए हमले में हिडमा का ही हाथ बताया जा रहा है। ये हमला 11 मार्च को हुआ था। उससे पहले 2013 में भी जब हमला हुआ था, जिसमें पूरी की पूरी कांग्रेस की आला नेतृत्व ही खत्म हो गया था इलाके में, उसमें भी हिडमा का हाथ बताया जाता है। और नक्सलियों से निपटना सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई दशक बीत गए हैं, लेकिन ये समस्या अपनी जगह जस की तस बनी हुई है। आपको दिखाते हैं नक्सलियों का रेड कॉरिडोर। दरअसल देश के पूर्वी हिस्से में नेपाल से सटे पश्चिम बंगाल से अगर देखा जाए, वहां से शुरुआत हो तो रेड कॉरिडोर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र का बड़ा एक हिस्सा उसके अंडर आता है। ये पूरा इलाका माओवादियों और नक्सल इन्फेस्टेड है। यहां पर नक्सल हिंसा की घटनाएं होती रही हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 17 राज्यों को करीब 118 जिलों में नक्सलियों का असर है। देश के करीब 40% हिस्से में नक्सली हिंसा होती आई है और छत्तीसगढ़ के सुकमा का ये हाल है कि मोटे तौर पर इसका 70% हिस्सा नक्सलियों के असर में बताया जाता है। सोमवार को हुए नक्सली हमले के बाद सीआरपीएफ बुरकापाल और चिंता गुफा इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मौके से गोलियां और रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। इस इलाके में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने सोमवार को घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए थे और 7 घायल हुए थे। नक्सलियों ने छोटे छोटे दल बनाए और दोपहर करीब 12:30 बजे आईईडी विस्फोट कर हमले की शुरुआत की। धमाके के बाद नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कैमरा 1, 2, 3 और 4 के जरिए इलाका और बाकी सब। सुकमा में जहां ये नक्सली हमला हुआ, वहां इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं अभी उसी सड़क पे मौजूद हूं जिस सड़क पे ये हमला हुआ है और यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राउंड जीरो है, जहां पर नक्सलियों ने
चारों तरफ से घेर कर एम्बुश में तमाम जवानों को फंसाया और वहीं पर 25 जवान शहीद हो गए। हम अभी चलेंगे ग्राउंड जीरो की ओर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसमें तमाम जवानों को फंसाया और वहीं पर 25 जवान शहीद हो गए। हम अभी चलेंगे ग्राउंड जीरो की ओर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से पूरे हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया। नक्सलियों ने जो सुकमा में जो बड़ा हमला किया, अभी उसी घटना स्थल पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आईजी साहब जो विवेकानंद जी हैं वो यहाँ पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं और पूरी स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ, आपने अभी जायजा लिया है, क्या समझ में आता है? कल सुबह 6:30-7 बजे करीबन 74 VN बुरकापाल से सीआरपीएफ की चार्ली और डेल्टा कंपनी यहाँ पे रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन जो ब्रिज का काम चल रहा है, जो ठेकेदार और मजदूर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और लगातार इस क्षेत्र में जो रोड का काम चल रहा है, जो पुल पुलियों का काम चल रहा है, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के ग्रामीण जनों के लिए ये पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं जिससे कि आवागमन खुले और यहाँ का विकास हो। इस विकास में रोड़ा बनकर नक्सली यहाँ पे आए और कल यू शेप में एम्बुश 3 तरह से एम्बुश लगा करके और सीआरपीएफ जवान जो यहाँ पे आप टेरेन देख रहे हैं, यहाँ पे जो टोपोग्राफी देख रहे हैं, काफी अच्छे जगह पे उन्होंने पोजीशन ली थी। परंतु नक्सलियों ने यहाँ पे जो ग्रामीण जनों के घर हैं उनको घरों को सिल बना करके फायरिंग की गई और 3 तरफ से घेर कर जो सीआरपीएफ के जवान थे उसको एक सीमित जगह में सीमित करते हुए, और चूंकि इनकी संख्या कम थी और नक्सलियों की संख्या ज्यादा थी तो नक्सलियों ने आउट नंबर करते हुए यहाँ पे, परंतु सीआरपीएफ के जवानों ने बहुत ही डट कर मुकाबला किया और करीबन 1.5 से पौने 2 घंटा तक लगातार आपस में फाइट की और इसमें करीबन 3 नक्सलियों के मारे जाने की भी जो अपुष्ट सूत्रों और जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार से पता चल रहा है। परंतु इस इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए हैं और 6 जवान घायल हुए हैं। ये है विवेकानंद जी, आईजी बस्तर। इनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से जो है वो फोर्स के मनोबल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। फोर्स लगातार जो है वो अपना काम जारी रखेगी। और इस बीच में दिखाऊंगा कि ये तमाम जो है यहाँ पर जो है वो जवान जो है यहाँ पर थे जब वो घायल हुए थे तो, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके रक्त के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो पानी की बोतलें हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इस तरीके से ये ओट था जहाँ पे थोड़ा सा सहारा लिया जा सकता था, वहां पर तमाम जवानों ने सहारा लिया था। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि आईजी साहब ने बताया कि चारों तरफ से यहाँ भी आप देख रहे हैं लगातार खून के धब्बे जो हैं ये आप देख रहे हैं। ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर जवानों ने जगह ली थी, लेकिन चूंकि यू शेप में पूरा एम्बुश था और चारों तरफ से जो है वो माओवादी थे, ह्यूमन शील्ड था और इस वजह से कैजुअलिटी काफी हुई। 25 जवान जो है यहाँ पर शहादत को प्राप्त हुए, 25 जवानों की शहादत हुई और 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। कैमरामैन सुरेश बादवानी के साथ संजय शेखर, बुरकापाल, छत्तीसगढ़। बुरकापाल से संजय शेखर की आप रिपोर्ट देख रहे थे। इलाका कितना सघन। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए 25 जवानों को श्रद्धांजलि देने राजनाथ सिंह आज रायपुर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा नक्सलियों ने सोची समझी हत्या की है। कल सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहद कायरतापूर्ण मानता हूं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूं। और मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे।
हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और कोई औचित्य नहीं दोषारोपण करने का। गृहमंत्री कह रहे थे कि इसका बदला सही समय पर सही जगह पर जरूर लिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली के MCD चुनाव का कल परिणाम सामने आने वाला है। सुबह 6 बजे से लगातार देखिए इंडिया न्यूज पर सबसे तेज